तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे पास कितने किस्म के होते हैं किस तरह ये ब्लड ग्रुप्स हमारे में है, हम लोगों के अंदर जो है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स कैसे पाए जाते हैं, और जो है ब्लड ट्रांसफ़र के टाइम में किसका ब्लड किसको चढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ये सब आपको ब्लड ग्रुप्स में हम पढ़ाएंगे। तो ब्लड ग्रुप्स जानते हैं आप, ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसानों में जो है चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। असल में जो है पूरे हम बोल सकते हैं 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, बट मेनली 4 है जिसको हम बोलते हैं 4 ब्लड ग्रुप्स। ये 4 ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ये हैं ए बी एंड ओ, ठीक है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी एंड ओ वाले, ठीक है। दीज ब्लड ग्रुप्स, ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, दीज आर ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजेंस। 2 एंटीजेंस होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ presence or absence of 2 antigens on the surface of red blood cells। जो रेड ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर जो है 2 किस्म के एंटीजन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है एंटीजन ए, ठीक है, तो एंटीजन ए, दूसरा होता है एंटीजन बी। ये एंटीजन ए और एंटीजन बी जो होता है ये देते हैं, दे गिव राइज टू 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स, ए बी एंड ओ वाले जो है ब्लड ग्रुप्स। एंटीजन ए, एंटीजन बी, बोथ दीज एंटीजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन। इनको एक जीन प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड आई जीन, उसको बोलते हैं आई जीन इन डोमिनेंट कंडीशन, अंडरस्टैंड। देन डोमिनेंट फॉर्म में जब ये होता है, डोमिनेंट फॉर्म आप जानते हो, आप 10th में पढ़ चुके हो, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंट फॉर्म में इन एंटीजेंस को बनाता है और ये एंटीजेंस डिटरमाइन करते हैं ह्यूमंस के अंदर जो है वो ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के जो होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो आई जीन को हम कहते हैं आइसो एग्लूटिनिन, ठीक है। तो ये जीन होता है, ये जो है इन एंटीजेंस को बनाता है, मगर डोमिनेंट हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में, अंडरस्टैंड। यानी अगर ये क्या कहते हैं इसको, तो ये एंटीजेंस होते हैं रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे, तो यही जो है राइज देते हैं इन 4 किस्म के जो है ब्लड ग्रुप्स को, है ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स को, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं, तो जो ए वाले ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, ए ब्लड ग्रुप, वो ए ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनकी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है वो एंटीजन होता है, एंटीजन ए, और उनकी प्लाज्मा में, उनके प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी बी। क्या होती है? एंटीबॉडी बी, अंडरस्टैंड। दे कंटेन एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा यू नो, कल ही मैंने पढ़ाया आपको। तो उसके अंदर उनको एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, दे कंटेन एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड दे कंटेन एंटीबॉडी बी इन द प्लाज्मा। फिर जो बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके पास होता है एंटीजन बी। क्या होता है? एंटीजन बी। और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए, अंडरस्टैंड। एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है। फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनको दोनों एंटीजेंस होंगे, ऑब्वियसली, है ना, बिकॉज उनमें ए एंड बी दोनों जो है वो अलील्स पाए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय इन ह्यूमंस, दे आर कंट्रोल्ड बाय 3 अलील्स। 3 अलील्स इंसानों में इनको कंट्रोल करते हैं। अलील्स क्या होते हैं?
देखो 10th में कुछ हद तक आप पढ़ चुके हो, जीन्स की हर एक कैरेक्टर जो होता है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा था, वो कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है एक जीन के 2 कॉपीज से, उन कॉपीज को कहते हैं अलील्स। तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप वाला कैरेक्टर जो होता है ये 3 अलील्स से कंट्रोल होता है, अलील ए, अलील बी, आई ए, आई बी एंड आई ओ। ये एक टाइम में इंसान में, एक ह्यूमन में 2 ही अलील प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंसानों के अंदर 3 अलील्स पाए जाते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या कहते हैं? एंड यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म भी है और कोडोमिनेंस भी है। ये आई ए जो है आई ओ पे डोमिनेंट है, ये आई बी जो है ये भी आई ओ पे डोमिनेंट है, बट आई ए एंड आई बी ये कोडोमिनेंट है। दैट मीन जिसके अंदर आई ए जीन होगा एंड आई बी जीन होगा तो उसके अंदर जो है दोनों ये वाला ब्लड ग्रुप होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों अलील्स, बिकॉज ये कोडोमिनेंट है, एक जैसी डोमिनेंस रखते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप के अंदर उसकी रेड ब्लड सरफेस पे कौन कौन सा एंटीजन होगा? उसके अंदर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, ऑब्वियसली बिकॉज बोथ द अलील्स, डोमिनेंट अलील्स आर प्रेजेंट, बट नो एंटीबॉडी। इसके प्लाज्मा में ऐसी कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड? ठीक है, दोनों एंटीजेंस होते हैं बट एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। तो जो O वाला ब्लड ग्रुप होता है ये रिसेसिव अलील कंट्रोल करता है इसको, IO अलील, अंडरस्टैंड? इन होमोजाइगस कंडीशन तो इसमें नो एंटीजन, बिकॉज रिसेसिव अलील्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंटीजेंस, तो कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडीज दोनों होंगी, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी, हाँ, ए एंड बी एंटीबॉडीज, दोनों की दोनों एंटीबॉडीज इसके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये होते हैं ब्लड ग्रुप्स और उनका जो है यानी कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप देखेंगे, ठीक है, देखो जीनोटाइप जानते हो आप, जीनोटाइप का मतलब होता है इसका एलीलिक कंपोजिशन अंदर क्या होता है, इसका जो है इसके कौन से अलील्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से किस्म का जीन प्रेजेंट होता है। तो ए वाले ब्लड ग्रुप का अलील हो सकता है आई ए इसका जीनोटाइप हो सकता है, या आई ए आई ओ। देखो आई ए इज डोमिनेंट और आई ओ, इन दोनों कंडीशंस में ए एक्सप्रेस होगा तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अगर आई ए होगा होमोजाइगस कंडीशन में तो तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। ठीक है, सेम आप इसका ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो, सॉरी जीनोटाइप निकाल सकते हो, आई बी या आई बी आई ओ। ठीक है, आई बी आई ओ, दोनों सूरतों में इसका ब्लड ग्रुप जो है इस पर्सन का वो बी होगा। ए बी वाले में क्या होगा सीधे आप बता सकते हो, आई ए आई बी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर जीनोटाइप because both of them will be expressed in this condition, hence and only then the person is having AB blood group. IO वाला blood group जो है इसको होगा IO वाला जीनोटाइप, अंडरस्टैंड? बिकॉज जब दोनों रिसेसिव होंगे तभी ये एक्सप्रेस होंगे, तो तभी इसके पास होगा O वाला ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आपने यहां पर याद रखना है, तो ये ब्लड ग्रुप्स है, ये इनका एंटीजन होता है, ये एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं जो है कौन से ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड जो है वो चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ब्लड ग्रुप ए वाला जो होता है, ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन ब्लड दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाला जो है ये डोनेट कर सकता है ब्लड, डोनेट टू रिसीव फ्रॉम, है, और रिसीव कहां से कर सकता है? डोनेट किसको कर सकता है, रिसीव कहां से कर सकता है? तो यहां पर मैं इस तरह आपको चार्ट वाइज दिखाऊंगा, ब्लड ग्रुप ए लिखूंगा मैं, ए वाला ब्लड ग्रुप जो है ये डोनेट कर सकता है ब्लड ए वाले को एंड ए बी वाले को, किसको? ए बी वाले को। ठीक है, अब ए वाला जो है ए वाले को दे सकता है, दोनों में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो यहां पर कोई कोagulation का, क्लम्पिंग का खतरा नहीं है, मैच हो रहा है ब्लड ग्रुप, तो इसलिए यहां पर दे सकता है। ए बी वाले को क्यों दे सकता है ए? बिकॉज ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं,
तो इसके एंटीजन के साथ कोई एंटीबॉडी वहां पर रिएक्शन करेगी ही नहीं, तो इसलिए इसको भी ये दे सकता है। रिसीव फ्रॉम, कहां से ब्लड रिसीव कर सकता है? ये ब्लड रिसीव कर सकता है ए वाले से और ओ वाले से, बिकॉज ओ वाला ब्लड ग्रुप आप जानते हैं उसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी किसको दे सकता है ब्लड? बी वाले को और ए बी वाले को। और कहां से रिसीव कर सकता है? बी वाले से और ओ वाले से। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है वो सिर्फ दे सकता है ए बी वाले को। ठीक है, ए वाले को और बी वाले को। आप कहोगे इसमें ए बी है दोनों, तो दोनों को दे सकता है? नहीं, ये ए बी वाले को दे सकता है। और कहां से रिसीव कर सकता है? ये रिसीव कर सकता है, देखो अभी आप देख रहे हैं, अगर ये रिसीव करेगा किससे? ए से भी, बी से भी और ओ से भी और ए बी वाले से भी। अंडरस्टैंड? इसको कोई भी दे सकता है ब्लड। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं इनको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ये किसी से भी जो है ब्लड रिसीव कर पाएंगे, बिकॉज दे डोंट कंटेन any antigen inside such antigen that can interact with एंटीबॉडीज। इनके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज नहीं होती है जो एंटीजन ए और बी के साथ जो है वो जो है रिएक्शन करके जो है ब्लड कोगुलेट कर सके। अंडरस्टैंड? तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, फिर ओ वाला डोनेट कर सकता है ब्लड ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, और रिसीव कर सकता है ब्लड सिर्फ ओ से। तो अगर ये सब को दे सकता है तो इसको क्या कहूंगा मैं? इसको कहूंगा मैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहूंगा? यूनिवर्सल डोनर। व्हाई ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? बिकॉज ऑफ नो प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीजन। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो किसी को भी ये ब्लड अगर चढ़ाया जाए तो वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे ए वाला जो है बी वाले को खून क्यों नहीं दे सकता है? ए वाले का ब्लड अगर बी को देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी। वो मैं ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी में आपको जो है ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी में अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपको कौन किससे जो है ब्लड ले सकता है, कौन किसको जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा ओ वाला किसी को भी दे सकता है तो डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी वाला किसी से भी ले सकता है तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अंडरस्टैंड? अब जो है इनकम्पेटिबिलिटी कहां पर पैदा होती है? देखो, अगर ए वाले को बी वाले का खून चढ़ाया जाए या बी वाले को ए वाले का खून चढ़ाया जाए, आप जानते हो इसके अंदर होता है एंटीजन ए, इसके अंदर होता है एंटीजन बी, इसके अंदर होती है एंटीबॉडी बी एंड इसके अंदर होती है एंटीबॉडी ए। अब देखो, एंटीबॉडी ए है इसके अंदर, अगर ए वाला ब्लड बी के पास आया या बी का ब्लड ए में आया तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्लम्पिंग होगी, कोगुलेशन होगी, खून जम जाएगा, अंदर क्लॉग हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज बंद हो जाएगी, तो वहां पर वो मर सकता है, बिकॉज टिश्यूज को जो है सप्लाई नहीं मिलेगी खाने पीने की, और एनर्जी नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो वो मर सकता है। बिकॉज अगर ए वाला डोनेट करेगा, बी वाले को देंगे उसका ब्लड, तो ए वाले के ब्लड में है एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी बी है ना, इसके पास है एंटीबॉडी ए, तो एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, वो एंटीजन ए और एंटीजन बी के साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाकर जो है रिजेक्शन करेंगे ब्लड की। अंडरस्टैंड? तो इस तरह इन दोनों को जो है ये इनमें इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, कंपेटेबल ब्लड ग्रुप जो मैंने आपको दिखाया, ए वाला ए वाले को दे सकता है और ए वाला जो है वो ए बी वाले को दे सकता है, या ए वाला जो है वो ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है, वो मैंने आपको बोला। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये क्यों होता है? व्हाट इज दिस?
ए होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन दैट्स कॉल्ड RH फैक्टर, उसको क्या कहते हैं, RH फैक्टर। इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिसेस फैक्टर बिकॉज ऐसा ही एंटीजन जो है वो पहले देखा गया था रिसेस मंकी में, एक आम मंकी जो आप देखते हो इसी में, तो जो है इसीलिए इसको RH फैक्टर कहा जाता है। RH एंटीजन इसको कहा जाता है, RH एंटीजन। अभी मैंने आपको कहा रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन होता है, एंटीजन ए या एंटीजन बी, वहां पर रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर और एक एंटीजन होता है, आल्सो कंटेन व्हाट्स कॉल्ड एज RH एंटीजन। रिसेस एंटीजन जो होता है ये भी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है इन 80% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड। तो दुनिया के 80% जो लोग हैं उनके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए एंटीजन बी के अलावा जो है RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, RH फैक्टर जिसको कहते हैं। ये RH एंटीजन मैंने कहा 80% लोगों में प्रेजेंट होता है, तो जिस 80% लोगों में प्रेजेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कहते हैं उनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है या O पॉजिटिव है, क्योंकि अगर उनकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर चूंकि ये एंटीजन प्रेजेंट होता है तो वो कहे जाते हैं RH पॉजिटिव, वो कहे जाते हैं RH पॉजिटिव, सब के सब RH पॉजिटिव है बिकॉज 80% लोगों में जो है ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। जैसे मैं हूँ B पॉजिटिव, मुझ में भी RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो मेजॉरिटी आप देखते हो आपके घर में भी पॉजिटिव वाले होंगे, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव व्हाटएवर। तो अब जो पीपल जिनकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पीपल विदाउट RH एंटीजन, जिनको RH एंटीजन नहीं होता है ऑन रेड ब्लड सेल सरफेस, ठीक है, तो उनको मैं क्या कहूंगा, उनको कहूंगा मैं RH नेगेटिव। तो वो कहलाते हैं A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव, अंडरस्टैंड, उनको ये कहा जाता है, ठीक है। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि क्यों होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, अंडरस्टैंड, दिस ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस एंटीजन। अब देखो, अब ब्लड, अभी आपको मैंने बोला ए वाला जो है ए वाले को दे सकता है, ए वाले से ले सकता है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर इनकम्पेटिबिलिटी ब्लड ग्रुप्स के बीच में जो होती है वो आपको मैं जो है सिखाऊंगा। इनकम्पेटिबिलिटी यानी कौन ब्लड ग्रुप किसको नहीं चढ़ा सकते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी। देखो, अगर A पॉजिटिव है तो वो A नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता, या A नेगेटिव A पॉजिटिव को डोनेट नहीं कर सकता। अगर एक बार डोनेशन हो भी जाए, अगली बार अगर ब्लड आपस में जो है ट्रांसफ्यूज हो गया तो दैट विल बी वेरी डेंजरस, अंडरस्टैंड। अब देखो, A पॉजिटिव वाला जो है अगर इसको A नेगेटिव वाले का ब्लड चलाया जाए, या A पॉजिटिव जो है अगर इसको जो है A पॉजिटिव जो है अगर A नेगेटिव वाले को ब्लड देगा, ठीक, देखो क्या होता है, A पॉजिटिव में RH एंटीजन है, अगर इसका खून दिया जाएगा A नेगेटिव को तो RH नेगेटिव है, वो उसमें एंटीजन है नहीं। ये एंटीजन के अगेंस्ट ये A नेगेटिव वाले ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है, एंटीबॉडीज, वो इस RH फैक्टर के अगेंस्ट जो है वो एक्शन करेगी, हाँ, रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है, और यहां पर होगी ब्लड क्लम्पिंग, ब्लड कोगुलेशन, खून अंदर जम जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा। तो इसकी वजह से जो है वो शख्स की मौत हो सकती है, चाहे उसको ब्लड चढ़ाया गया, चाहे उससे जो है ब्लड किसी दूसरे को दिया गया। जिसको चढ़ाया जाए तो वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज वहां पर कंपेटिबिलिटी है नहीं, वो इनकम्पेटेबल है आपस में। A positive, A negative, these are incompatible because they don't have RH, there is RH factor difference, understand? तो ये दोनों जो है इनमें एक में RH पॉजिटिव है, एक में RH नेगेटिव है। तो इसी तरह A जो है B पॉजिटिव वाला, B नेगेटिव वाले, इन दोनों के बीच में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है। सेम इज द केस विद AB positive and AB negative, and same is the case with O positive and O negative, understand? अब ये जो है ये नहीं दे सकते हैं, हाँ? आपस में जो है इनका जो है ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो O नेगेटिव, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसमें
RH फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस ब्लड का ट्रांसफर अगर किया भी जाए किसी के अंदर तो वैसी कोई बात नहीं, बट जो है एक शख्स के अंदर 2 बार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये वाला ब्लड जो होता है इसमें एंटीबॉडीज तो ऑफकोर्स प्रेजेंट होती है जो इस RH एंटीजन के अगेंस्ट जो है रिएक्शन दिखाएगी, तो वहां पर क्लम्पिंग कोagulation होगी। तो यही मैंने आपको समझाया कि जो है इनकम्पेटिबिलिटी इनमें होती है इसलिए बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव का मसला होता है, RH फैक्टर का प्रेजेंस और एब्सेंस का मसला होता है, तो यहाँ पर RH फैक्टर भी मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर A पॉजिटिव है, उसने A पॉजिटिव वाले को ब्लड दिया, दैट इज दे आर कंपेटेबल ब्लड ग्रुप्स, बट A पॉजिटिव A नेगेटिव दे आर इनकम्पेटेबल ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये इनकम्पेटेबल होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा दूसरी प्रॉब्लम कब हो सकती है। देखो अभी मैंने कहा दुनिया में जो है 80% लोग जो होते हैं RH पॉजिटिव होते हैं। अब अगर मदर है वो है RH नेगेटिव, एक मदर है और ये मदर जो है ये प्रेग्नेंट है। अंडरस्टैंड? अब इस प्रेग्नेंट मदर के अंदर RH नेगेटिव मदर के अंदर जो फीटस है, जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, तो व्हाट विल हैपन? अब देखो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव फीटस है, RH नेगेटिव मदर है, ये RH एंटीजन के अगेंस्ट जो मदर है वो एंटीबॉडीज बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और वो एंटीबॉडीज इस बच्चे के RH पॉजिटिव एंटीजन के साथ जो है रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जब रिएक्शन करेंगे तो एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट जब प्रोड्यूस होगी वहां पर मदर के अंदर, ये एंटीबॉडीज इस बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को जो है अटैक करेंगे और इसमें हो जाएगी एक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोब्लास्टोसिस फेटालिस है। ठीक है, तो ये बच्चा मर सकता है, मर भी जाता है। अंडरस्टैंड? बट जो है आजकल इसके लिए जो है टेस्ट होते हैं, उसके बाद इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो ये इनकम्पेटिबिलिटी को दूर किया जाता है, तो बच्चे को बचाया जाता है, माँ को भी और बच्चे को भी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो है ये RH नेगेटिव वाली मदर RH पॉजिटिव वाले बच्चा जब इसको पहली बार होता है पेट में, पहला बच्चा अगर RH पॉजिटिव होगा तो इतनी एनफ रेड ब्लड, इतनी एनफ एंटीबॉडीज नहीं बनती है। इतनी एनफ एंटीबॉडी जब नहीं बनती है तो पहला बच्चा जो होता है वो उतना ज्यादा उसमें कोई असर नहीं होता है, तो वो नॉर्मल डिलीवर होता है। अगर सेम अगर दोबारा दूसरा बच्चा इस RH नेगेटिव मदर के अंदर अगर दोबारा भी RH पॉजिटिव फीटस होता है, तो अब की बार इस मदर के ब्लड के अंदर इस RH पॉजिटिव फीटस के लिए जो है बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो बन जाएगी और इस बार ये बच्चा बचेगा नहीं। अंडरस्टैंड? दिस इनकम्पेटिबिलिटी जिसका ध्यान रखना होता है। अंडरस्टैंड? अगर RH नेगेटिव मदर है तो तब जाके जो है ये टेस्ट करना जरूरी होता है कि RH नेगेटिव है कि RH पॉजिटिव है। RH नेगेटिव वाले में कंसर्न होता है कि वहां पर पूरा जो है एहतियात करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये था ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी। अंडरस्टैंड? RH फैक्टर क्या होता है ये आपको मैंने बताया। इसके बाद लास्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है दैट्स कॉल्ड ब्लड कोagulation, ब्लड क्लॉटिंग। अंडरस्टैंड? कोagulation इज आल्सो कॉल्ड है ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड क्लॉटिंग किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। देखो जब भी हमें जख्म लगता है, इंजरी होती है, तो इंजरी से खून बाहर निकलता है। डिपेंड करता है कितनी बड़ी इंजरी है, अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा जो है ब्लड बाहर निकल के ज़्यादा देर तक भी जो है ब्लड बाहर निकलता है। अगर अब छोटी सी इंजरी है, जैसे प्रिक लगा है, तो वहाँ से उतना ज़्यादा ब्लड तो निकलेगा ही नहीं और जो है कम टाइम तक जो है ब्लड निकलता है वहाँ से। तो डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ इंजरी। ब्लीडिंग जो होती है हर एक में हो जाती है इंजरी के बाद, तो अगर एक टाइम होता है ब्लीडिंग टाइम जिसको कहते हैं, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 मिनट। अंडरस्टैंड? डिपेंड्स अपॉन द इंजरी, कैसी इंजरी है। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट के लिए वहां से ब्लीड हो सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्लड जो है वो क्लॉटिंग करता है और फर्दर जो है ब्लीड नहीं होता है उस इंजरी से। उस टाइम को कहते हैं हम क्लॉटिंग टाइम। क्या कहते हैं? क्लॉटिंग टाइम।
क्लॉट क्या होता है, वो काला काला सा मोटा मोटा सा जो है वो वहां पर इंजरी के टाइम में जो वो कवर जैसा बनता है जो फर्दर ब्लीडिंग को जो है रोकता है, उसको कहते हैं हम क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो वो कहते हैं क्लॉट, और उस क्लॉट के बनने को कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो 2 से 6 मिनट का होता है, 7-8 मिनट का भी होता है जो है, पर डिपेंड करता है फिर उसी डेप्थ ऑफ इंजरी पे कि इंजरी किस किस्म की है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजरी, ताकि और ब्लीडिंग ना हो जाए, फर्दर ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ये आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता जाऊंगा और आप ध्यान रखें, जब भी इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, इस इंजरी के टाइम में जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग से जो है ब्लड जब बाहर निकलता है, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड प्लेटलेट्स जब एक्सपोज हो जाती है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होकर जो है वो एक जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो है रिलीज करती है। अंडरस्टैंड, क्लॉटिंग फैक्टर ये एक फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है, एक फास्फोलिपिड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब भी ब्लड प्लेटलेट्स ब्लीडिंग होती है, इंजरी आती है, उसके बाद जो है ब्लड प्लेटलेट्स जो है एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू लाइट जब होती है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। वहां से एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है जो एक फास्फोलिपिड होता है, उसको कहते हैं हम जो है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड। ठीक है, ये यहां से जो है रिलीज होता है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, एक फास्फोलिपिड होता है, तो ये प्लेटलेट से जो है वो रिलीज हो जाता है। प्लेटलेट्स इसको रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है, इस फास्फोलिपिड को। कब, जब प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, एट द टाइम ऑफ इंजरी। अंडरस्टैंड, अब क्या हो जाता है ये जो है यहाँ पर निकला प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपने याद रखा अभी कौन रिलीज हो गया, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज हो गया तो जहां पर इंजरी आई होती है, इंजर्ड टिश्यू जिसको हम कहते हैं, सपोज यहां पर उंगली में इंजरी आई, एक तो प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होकर उन्होंने जो है वो रिलीज किया ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा क्या है, दूसरा जो इंजर्ड टिश्यू है, ये टिश्यू जिसको इंजरी आ गई, इंजर्ड टिश्यू भी जो है वो भी रिलीज करता है एक जो है क्लॉटिंग फैक्टर। यहां से भी एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है, उस क्लॉटिंग फैक्टर को कहते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको सिंपली कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। वो वाला फास्फोलिपिड और ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होते हैं कैल्शियम के साथ और बनाते हैं एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों फैक्टर जो है वो कंबाइन हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और एक एंजाइम बनाते हैं जिस एंजाइम को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है, अब आपने समझा ये एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है ये एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्लाज्मा प्रोटीन को। कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, है ना। वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव होता है, उसको जो है एक्टिवेट करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है एक्टिव थ्रोम्बिन। क्या बनाता है,
एक्टिव थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। तो आप जब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की एक्शन से थ्रोम्बिन बन गया, कौन बन गया? थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बिन जो होता है जब ये बन जाता है, थ्रोम्बिन भी एक्ट करता है एज एन एंजाइम। क्या एक्ट करता है? एज एन एंजाइम, और कन्वर्ट करता है एक इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन को, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन को, जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन होता है, सॉल्युबल होता है, ये थ्रोम्बिन खुद एक्ट करता है एज एन एंजाइम और कन्वर्ट करता है एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को। इसको बनाता है एक्टिव फाइब्रिन। क्या बनाता है? फाइब्रिन। और ये जो है फाइब्रिन थ्रेड्स की शक्ल में जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये फाइब्रिन थ्रेड्स जो है ये अरेंज हो जाते हैं एक मैश वर्क की तरह। किसकी तरह? एक मैश वर्क। वो नहीं होती वो जाली जैसी, हाँ, तो इसकी तरह ये थ्रेड्स जो है वो अलाइन होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये थ्रोम्बिन जो होता है ये कन्वर्ट करता है सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन थ्रेड्स में। तो इस तरह जो है ये फाइब्रिन थ्रेड जो है ये बन जाती हैं जब ये थ्रेड्स, ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल थ्रेड्स जब ये बन जाते हैं, ये थ्रेड्स, तो क्या होता है यहाँ पर ये थ्रेड्स जब बन जाते हैं तो यहाँ पर ट्रैप हो जाती है अदर ब्लड सेल्स, हैं, जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी सेल्स होती है, वो इन थ्रेड्स के बीच में, इन मैश वर्क के बीच में जो है ट्रैप हो जाती है, ठीक है। इस तरह बन जाता है एक क्लॉट जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट, ठीक है। बन गया ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट जो बना तो ये जो है फर्दर ब्लीडिंग यहां से अब नहीं होती है इस इंजरी से, अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, अंडरस्टैंड। इस तरह एक क्लॉट बन जाता है जो है फर्दर ब्लीडिंग को रोकता है उस इंजरी से, अंडरस्टैंड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कहा जब भी इंजरी लगती है, इंजरी आती है, वहां पर रेड ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होकर, एक्सपोज होकर एक जो है क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करती है जिसको प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। एक फास्फोलिपिड होता है, उसी टाइम में जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो खुद जाकर जो है एक जो है ये फैक्टर रिलीज करता है, क्लॉटिंग फैक्टर, उसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, दोनों कंबाइन होते हैं कैल्शियम के साथ और एक एंजाइम बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है थ्रोम्बिन, अंडरस्टैंड। एंड अब यहाँ पर क्या हो जाता है, वो थ्रोम्बिन जो होता है वो खुद एक्ट करता है एज एंजाइम, अंडरस्टैंड, और वो कन्वर्ट करता है सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन को, जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, जो सॉल्युबल होता है उसको कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल जो है फाइब्रिन थ्रेड्स में। वो थ्रेड्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैश वर्क और एंटेंगल करते हैं आप अपने अंदर जो है पकड़ते हैं, किनको जो है बंद करते हैं बाकी ब्लड सेल्स को। जब इस तरह ब्लड सेल्स उनमें जो है बंद हो जाती है तो यहाँ से ब्लीड होना जो है बंद हो जाता है, तो ये बन जाता है ब्लड क्लॉट, अंडरस्टैंड। क्लॉटिंग के टाइम में जब क्लॉटिंग हो जाती है, फर्दर ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है, उसके बाद उस इंजरी से एक येलो फ्लूइड जो है वो लीक हो जाता है। क्या हो जाता है? जो है वो उसकी लीक हो जाती है, येलो फ्लूइड लीक आउट हो जाता है, वो यानी उससे जो है येलो फ्लूइड निकल आता है बाहर। ये येलो फ्लूइड जो होता है इसको ये येलो फ्लूइड जो होता है इसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। और ये येलो फ्लूइड जो होता है ये होता है ब्लड प्लाज्मा बट विदाउट फाइब्रिनोजन। इसमें फाइब्रिनोजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये येलो कलर का जो फ्लूइड है वहां से जो है बाहर निकलता है और ये बहुत ही जरूरी होता है ये येलो फ्लूइड। ये वहां पर इसमें WBC, स्पेशल WBCs होती है जो उस इंजरी को जो है हील करने में मदद करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग, है। तो कैसे जो है फर्दर ब्लीडिंग जो है रुक जाती है उस क्लॉट से, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में।
इसके बाद हमने जो है वो पढ़ना है इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम ही एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। पहले मैं आपको सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जो है को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट, डबल सर्किट हार्ट्स क्या होते हैं, तो ये हम कल के जो है लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट का जो है स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, ठीक है। तो एक दो लेक्चर में ये चैप्टर जो है हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।